बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट में हम लोग जो है वो बात कर रहे थे अबाउट द मोलर वॉल्यूम। आज हम लोग उसी से आगे जो है वो अपने कंसेप्ट को जो है वो फर्दर लेके जो है वो चलेंगे। एंड इसी के अंदर हम लोगों ने आज जो बात करनी है, दिस इज बेसिकली अबाउट अवर स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री क्या होती है, स्टिशियोमेट्री काम किस तरीके से करती है और स्टिशियोमेट्री के अंदर किस किस तरह की चीजें और कैलकुलेशन जो है वो आती है। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इस चीज को जो है वो कवर अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस एक लफ्ज को जो है वो सीखना है कि स्टिशियोमेट्री बेसिकली है क्या और ये काम किस तरीके से जो है वो करेगी। स्टिशियोमेट्री दो अल्फाज का मजमूआ है। नंबर वन इज स्टिशियन एंड सेकंड वर्ड इज मीटरॉन। ठीक है जी। स्टिशियन का लफ्जी मतलब आप लोगों के पास होता है एलिमेंट का, और मीटरॉन का मतलब आप लोगों के पास होता है मेजरमेंट। यानी कि जी क्या कि किसी एलिमेंट की मेजरमेंट को हम लोग जो है वो स्टिशियोमेट्री का जो है वो नाम देते हैं। अब ये स्टिशियोमेट्री एलिमेंट की मेजरमेंट किस तरीके से है और हम लोग किस तरीके से इसको मेजर जो है वो करेंगे, तो आप लोगों ने इस एक चीज को लाजमी याद रखना है कि अगर आप लोग स्टिशियोमेट्री में स्पेसिफिकली इस एक चीज को मिस कर जाते हैं, देन कंसिडर योरसेल्फ कि आप लोगों ने स्टिशियोमेट्री गलत ही जो है वो पढ़ी है। ये जितनी भी मेजरमेंट हम लोग करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में जितने को भी हम लोग जो है वो फॉरवर्ड देखेंगे, all of these measurements will be basically according or by the balanced chemical equation। ठीक है जी। जब भी आप लोगों ने स्टिशियोमेट्री की बात करनी है तो आप लोगों ने इस चीज को जो है वो याद रखना है कि ये आप लोगों के पास जो कैलकुलेशन है, दीज आर अकॉर्डिंग टू अवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अब यहां पर सबसे पहले इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जो है वो आना जरूरी है कि बेसिकली स्टिशियोमेट्री काम कैसे करती है। एक जनरलाइज्ड रिएक्शन है कि ए और बी आपस में रिएक्ट करता है और बना के देता है सी प्लस डी। इसमें ए और बी जो है, दीज आर माय रिएक्टेंट्स एंड सी एंड डी आर माय प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया जी। ए और बी मेरे रिएक्टेंट है और सी और डी जो है वो मेरा प्रोडक्ट्स जो है वो काउंट जो है मैं यहां पे कर रहा हूं। तो हम लोग बेसिकली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है वो देखने वाले हैं यहां पे। अच्छा जी, अब यहां पर एक नया लफ्ज मैंने जो है वो बोला है, दैट इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होता है? क्वांटिटेटिव लफ्ज जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है क्वांटिटी से। क्वांटिटी मतलब मिकदार, यानी कि मिकदार का ताल्लुक। मिकदार के ताल्लुक से मुराद क्या है कि अगर मुझे एक चीज की मिकदार मालूम होगी तो उसके जरिए मैं दूसरी चीज की मिकदार जो है वो ऑटोमेटिकली मालूम कर लूंगा। इसको जरा चलते चलते हम लोग जरा एक्सप्लेन जो है वो करते जाएंगे। लेकिन फर्दर यहां पर उससे पहले आगे चलने से हम लोग एक चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि लेट्स सपोज कि मुझे अगर इसी एक इक्वेशन को जो है वो पढ़ना है, तो इस इक्वेशन को पढ़ते हुए मेरे पास जो सिंपल इक्वेशन होती है उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस का सामना मुझे करना पड़ता है। वो लिमिटेशंस कौन सी है जी? सबसे पहली बात कि अगर मैं एक केमिकल इक्वेशन को पढ़ रहा हूं तो उसको पढ़ते हुए मुझे नंबर वन कभी भी उसके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी जी की रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में मुझे कभी नहीं पता चल पाएगा इस इक्वेशन को देखते हुए। कैसे जी? देखिए, विजिबली ये सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है जिसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि ए और बी मिल रहे हैं और वो प्रोडक्ट के अंदर सी और डी के अंदर जो है वो चेंज हो रही है। मुझे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि बेसिकली मुझे इसकी स्पीड जो है वो किसी भी तरह से इस इक्वेशन को देखते हुए पता जो है वो नहीं चल पाएगी। नंबर वन। सेकेंड थिंग जो यहां पर हो सकती है वो क्या है? दैट इज अवर साइड रिएक्शन। अब ये क्या है? अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जो है वो देता हूं कि साइड रिएक्शन होता है बेसिकली क्या है और ये किस तरीके से हमें जो है वो इफेक्ट करता है हमारे रिएक्शन के अंदर। लेट्स सपोज कि क्लास के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं और अब पढ़ाते पढ़ाते मैंने जो है वो तकरीबन 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर करवा दिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ाई से ज्यादा अपनी साइड के ऊपर गुफ्तगू के अंदर जो है वो फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि उनको उन 5 शॉर्ट क्वेश्चन का मुकम्मल कंसेप्ट जो है वो नहीं आ पाएगा। हो सकता है कहीं एक आधा सवाल जो है वो ऐसा हो जो कि उनके दिमाग से जो है वो स्किप हो जाए, उनको उसका कंसेप्ट ना पहुंच पाए पूरा।
सो दैट वाज द साइड रिएक्शन, ठीक है, दैट वाज आवर साइड रिएक्शन के मेन रिएक्शन एक चल रहा है जहां पर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और बच्चे उस चीज को पिक कर रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज को, लेकिन उसके अलावा वो आपस में भी जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली आवर साइड रिएक्शन। तो याद रखिएगा कि इक्वेशन को देखते हुए कभी भी इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, नंबर वन, कि क्या उस रिएक्शन की रफ्तार कितनी होगी, नंबर टू, जिस चीज का कभी भी नहीं पता चल पाएगा, दैट इज अवर साइड रिएक्शन, कि क्या आया उसमें कोई साइड रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी को मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की जुबान में अगर कन्वर्ट करके आपको बताऊं तो ऐसे समझ लीजिए कि लेट्स सपोज कि मेरे पास कि हमारे पास एक अदद जो है वो बीकर मौजूद है और इस बीकर के अंदर हम लोग कोई रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं। मैंने इसके अंदर जो है वो अपने रिएक्टेंट्स ए और बी जो है वो डाले हुए हैं और वो आपस में रिएक्ट जो है वो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ओरिजिनली यहां पर साइड पे कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि देयर इज अ मैक्सिमम चांस कि जो मेरा रिएक्टेंट है ए या बी, इनमें से कोई भी एक जो है वो इस इंप्योरिटी के साथ भी कुछ ना कुछ जो है वो रिएक्शन शो करेगा, और जब वो इसके साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करेगा तो रिलेटिवली क्या होगा कि मेरे पास जो है वो रिएक्शन एक साइड छोटा सा जो है वो अलहदा से मेन रिएक्शन के अलावा जो है वो चल पड़ेगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अवर साइड रिएक्शन। तो जब भी आप लोगों ने एक केमिकल इक्वेशन को पढ़ना है या उसकी स्टडी करनी है तो आप लोगों ने दो चीजों का लाजमी ख्याल रखना है। नंबर वन, आप लोगों ने किस चीज का ख्याल रखना है, वो ये है कि दीज आर कॉल्ड एज द अजम्पशंस ऑफ स्टिशियोमेट्री, assumptions of स्टिशियोमेट्री, ठीक है जी। assumptions of स्टिशियोमेट्री के अंदर हम लोग किस चीज की बात करेंगे, अब यहां पर याद रख ले कि these points are considered very important। एक चीज अभी क्लियर करवा दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अभी तमहीद बांध रहा हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ, मैंने अभी तक उसकी डिफाइन को नहीं छेड़ा है। जब डिफाइन करवाऊंगा तो आपको लिटरली इन तमाम चीजों का ऐसा ऐसा जुड़ती जाएंगी और आपको पता चलता जाएगा कि हम लोगों ने किस हिसाब से जो है वो बात जो है वो की थी। तो आप लोगों ने रिएक्शन को पढ़ते हुए इन दो चीजों का लाजमी ख्याल रखना है। नंबर वन, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। नंबर वन, आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि तमाम रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए। जी, मेरा काम क्या है, आपको पढ़ाना। अगर मेरी बात ही आपको समझ में नहीं आ रही होगी देन व्हाट्स द पॉइंट, कोई फायदा तो नहीं हो पा रहा है, कोई चीज हम समझ तो नहीं पा रहे हैं। तो पहली चीज जिसका ख्याल रखना है कि ऑल द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, कि जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप लोगों को क्लियर हो जाए, आप लोगों को तक उसका कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर आ जाए, बैठ जाए आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। तो जो पहली चीज हम लोगों ने ख्याल रखनी है दैट इज के ऑल द रिएक्टेंट्स are completely converted into products। ठीक हो गया। पहली चीज कि जितने भी रिएक्टेंट हैं मुकम्मल तौर पर तमाम आपके प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए। सेकेंड थिंग, जो कभी भी स्टिशियोमेट्री के पढ़ने के दौरान में हमें इस चीज का ख्याल लाजमी रखना है और जिसका एक्चुअली पता भी नहीं चल पा रहा होता, वो है कि नो साइड रिएक्शन शुड ऑकर, कभी भी कोई साइड रिएक्शन जो है वो ना होने पाए, ठीक है जी। दीज आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ स्टिशियोमेट्री, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे और बहुत ध्यान से जो है वो याद रखना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता होता है कि गिव द अजम्पशंस ऑफ स्टिशियोमेट्री। ओके, अब हम लोगों ने ये जितना कुछ भी पढ़ा है इसी को ही हम लोग उसकी डेफिनेशन के अंदर कन्वर्ट करने के काबिल जो है वो हो गए हैं कि बेसिकली व्हाट इज स्टिशियोमेट्री। तो डिफाइन कहती है स्टिशियोमेट्री की कि स्टिशियोमेट्री इज द branch of chemistry that deals with the quantitative relation between a reactant and a product by
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी। अब इसको हम लोग जो है बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टिशियोमेट्री बेसिकली क्या है? स्टिशियोमेट्री एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से मुराद क्या? मिकदार का ताल्लुक है। ठीक है जी। एक मिकदार का ताल्लुक है। किस किस चीज के दरमियान जी मिकदार का ताल्लुक है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में। ठीक है जी। इससे मतलब क्या है? इससे मतलब एक मिनट में आपको भी समझाता हूं। और ये हमें पता कहां से चलता है? दिस इज फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ अब हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टिशियोमेट्री क्या है। स्टिशियोमेट्री बेसिकली एक मिकदार का ताल्लुक है जी। मिकदार के ताल्लुक से मुराद क्या है जी? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से मुराद क्या थी मेरी यहां पे कि अगर मुझे रिएक्टेंट की मिकदार मालूम होगी तो मैं प्रोडक्ट की मिकदार मालूम कर लूंगा। इसी तरह अगर मुझे प्रोडक्ट की मिकदार मालूम होगी तो मैं रिएक्टेंट की मिकदार जो है वो मालूम कर सकता हूं। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास मैथ्स के ऊपर जो है फॉलो अप नहीं होता, ये और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर फॉलो अप होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इन्हीं रिलेशनशिप्स की बात करें कि ये रिलेशनशिप कहां कहां पे एप्लीकेबल है, किन किन केसेस के अंदर, तो सबसे पहले आप लोगों के पास आता है आपका मैस मैस रिलेशनशिप। व्हाट इज मैस मैस रिलेशनशिप? मैस मैस रिलेशनशिप ये कहता है कि अगर मुझे एक चीज की मिकदार मालूम है तो उसके जरिए मैं दूसरी चीज की मिकदार जो है वो ऑटोमेटिकली मालूम कर लूंगा। क्या मतलब? अगर मुझे रिएक्टेंट की का मैस मालूम है तो मैं प्रोडक्ट का मैस मालूम कर लूंगा, या फिर प्रोडक्ट का मैस मालूम है तो फिर मैं रिएक्टेंट का मैस जो है वो फाइंड आउट कर लूंगा। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द मैस मोल रिलेशनशिप। मैस मोल रिलेशनशिप क्या है? मैस मोल रिलेशनशिप से मुराद यह है कि अगर मुझे एक चीज का मैस मालूम है तो मैं उसके जरिए दूसरी चीज के नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको बड़ी आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है। यानी कि मुझे रिएक्टेंट का मैस बता दीजिए, मैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लूंगा, या फिर मुझे प्रोडक्ट का मैस बता दीजिए, मैं उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लूंगा। एंड दिस गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज वेल, कि अगर मुझे आप किसी चीज के नंबर ऑफ मोल्स बता दीजिए तो फिर मैं उसके ऑपोजिट साइड पे जाके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो है वो मैस भी जो है वो मालूम कर लूंगा। इसी तरह में थर्ड रिलेशनशिप हमारे पास इसी केस के अंदर आता है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। आई होप सो मेरे लिखने और बोलने तक जो है वो आपको इसकी समझ ऑटोमेटिकली आ चुकी होगी कि मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है। कि अगर एक चीज का मैस मालूम है तो आप दूसरी चीज का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। यानी कि रिएक्टेंट का है तो प्रोडक्ट का फाइंड आउट हो जाएगा, प्रोडक्ट का है तो रिएक्टेंट का जो है फाइंड आउट हो सकता है। So this is our basic topic of stoichiometry. Stoichiometry basically क्या है? It's a quantitative relationship किस किस के दरमियान में between the reactant and a product, और जिसको पता कहां से हमें चलती है? By the help of balanced chemical equation. बराए मेहरबानी इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लफ्ज को मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का लफ्ज नहीं लिखा डिफाइन के अंदर, then consider your define as inaccurate. आप लोगों को नंबर जो है वो नहीं मिलेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक आप लोगों के पास न्यूमेरिकल है जहां पे आपको यही चीज जो आपको समझाई गई है वही थोड़ी सी एक्सप्लेन करके जो है वो आगे लेके चलते हैं। ओके। अब इस एग्जांपल के अंदर उसने हमें जो है वो ये सिलेक्टिव डेटा जो है वो प्रोवाइड किया, जिसमें उसने हमें बताया हुआ है कि मास ऑफ KOH इज इक्वल टू 14 ग्राम्स। ठीक है जी। और उसने हमसे जो है वो दो चीजें जो है वो पूछी है। उसने हमसे पूछा है कि आप हमें सबसे पहले तो K2SO4 का मास जो है वो फाइंड आउट करके दें। उसने ये कहा था कि 14 ग्राम KOH का रिएक्ट करता है विद एक्सेस ऑफ K2SO4, और आपके पास H2SO4 और K2SO4 और वाटर जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होता है। अब ये बता दीजिए कि K2SO4 का मास कितना होगा, यानी कि रिएक्टेंट का मास दे रहा है और प्रोडक्ट का मास पूछ रहा है। ठीक हो गया। और साथ में वो हमसे वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो है वो पूछ रहा है। अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करने का तरीकाकार क्या है, मैं आपको कुछ टिप्स जो है वो इसके लिए देता हूं। सबसे पहला काम आपने इस तरह के न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले जितने भी आपको मैसेज गिवन हो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है इनटू नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। ठीक हो गया। जितने भी आपको मैथ्स नजर आ रहे हैं आपकी इक्वेशन के अंदर, आपके स्टेटमेंट के अंदर, आपने उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो जी मास ऑफ KOH वाज 14 ग्राम्स,
एंड एज वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मुझे मोलर मास भी जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड आई होप सो कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स को सुन लिया होगा और अब आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास कैलकुलेट करने का तरीका कार जो है वो आता होगा। KOH का मोलर मास इज इक्वल टू 56 ग्राम पर मोल, ठीक है। इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं मास ओवर मोलर मास और मेरे पास KOH के नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 0.25। गुड। सेकेंड थिंग, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने जो करनी है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर राइटिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा काम आप लोगों ने जो करना है दैट इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप लोगों ने इक्वेशन जो है वो लिख के देनी है, क्योंकि अगर इक्वेशन ही गलत होगी तो फिर कैलकुलेशन कभी नहीं होने वाली। लेट मी बी वेरी मच क्लियर। अब मैंने ये इक्वेशन यहां पर लिखी है, लेकिन मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ये बैलेंस नहीं है। कैसे पता चल रहा है? देखिए, यहां पर एक पोटेशियम है रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 पोटेशियम है, यानी कि प्रोडक्ट वाली साइड और रिएक्टेंट वाली साइड बराबर नहीं है। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 जो है वो लगाना पड़ेगा। अब पोटेशियम जो है वो बैलेंस हो गए। अब इसके अलावा और कौन सी चीज है जो कि अनबैलेंस मुझे जो है वो नजर आ रही है? देखिए, SO4 यहां पर है, लेकिन यहां पर मुझे ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो 2 हो गए हैं, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 1 है। अब तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर भी 2 जो है वो लगाना पड़ेगा। नाउ दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। ठीक हो गया। तो 2 काम आप लोगों ने कर लिए। वैसे मोस्टली इक्वेशंस के अंदर आप लोगों को इस तरह के न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन जो है वो प्रोवाइडेड होगी। एक आधा न्यूमेरिकल है आपकी एक्सरसाइज के अंदर जहां पर आपको बैलेंस जो है वो करना पड़ेगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका हाथ जो है इसके ऊपर सेट बैठ जाएगा। थर्ड थिंग जो अब आप लोगों ने इसके साथ करनी है, दिस इज गोइंग टू बी अवर कंपैरिजन। ये कंपैरिजन क्या है मैं अभी समझाता हूं आपको। आप लोगों ने ये देखना है कि इस KOH के जरिए ये K2SO4 कितना बना, अभी कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको। एंड सेकेंड थिंग जो आप लोगों ने देखनी है वो ये है कि आप लोगों को देखना है कि इस KOH के जरिए ये वाटर कितना जो है प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमें ये दोनों ही चीजें जो है फाइंड आउट करनी है यहां पे। ठीक है, ओके। हम लोग जरा अभी पहला वाला कंपैरिजन जो है वो करते हैं, जिसको मैं A के साथ हाईलाइट कर। दिस कंपैरिजन इज बिटवीन KOH एंड K2SO4। तो मैंने KOH और K2SO4 लिख लिया। अब याद रखिएगा कि जिस चीज की वैल्यू मालूम है उसको पहले लिखे और जिस चीज की वैल्यू मालूम करनी है उसको बाद में करें। तो जी मुझे KOH के नंबर ऑफ मोल्स पता है, मुझे वैल्यू मालूम है, तो उसको मैं पहले लिख रहा हूं। और मुझे K2SO4 की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं इस वजह से उसको बाद वाली साइड के ऊपर जो है वो लेके जा रहा हूं। ओके, बैक टू वर्ड थिंग। अब यहां पे आपको समझ आएगा कि अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस ना करता तो मेरा नुकसान किस सिलसिले में जो है वो हो जाना था। तो जी देखिए, KOH के साथ कितने नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए हैं? कौन सा बड़ा नंबर लगा हुआ है? 2। तो मैंने यहां पर 2 लिख दिया। और K2SO4 के साथ कोई भी नंबर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? 1। तो मतलब ये नहीं कि 0 ना, मैंने लास्ट टाइम में भी समझाया था कोई नंबर ना हो तो मतलब है 1। तो K2SO4 का 1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास KOH के 2 मोल्स होंगे तो मुझे उसके नतीजे में K2SO4 का 1 मोल जो है वो प्रोड्यूस होकर मिलेगा। ठीक है जी। तो 2 मोल इसके होंगे तो K2SO4 का 1 मोल जो है वो मेरे पास फर्दर प्रोड्यूस जो है वो होगा। तो अगर लेट्स सपोज मेरे पास KOH का 1 मोल हो तो फिर K2SO4 कितना जो है वो प्रोड्यूस होगा? तो जी सिंपल सा तरीका कार है इसका। आप लोगों ने दोनों साइडों को इस 2 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। तो यहां पर 1 रह जाएगा आप लोगों के पास और यहां पर 1/2 हाफ जो है वो आ जाएगा। इसका एक और ट्रिक जो है वो मैंने अपने लिए जो है जेब में रखा हुआ है। इफ इट हेल्प्स यू तो याद रख ले कि जो नंबर यहां पर जो है वो आप लोगों के पास जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उठा के दूसरी साइड के ऊपर उसके डिवीजन में जो है वो लेके चले जाए, आपके पास 1 की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। सही हो गया। तो मेरे पास ओरिजिनली KOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? मेरे पास तो एक भी पूरा नहीं था, मेरे पास 0.25 था। ठीक हो गया। ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर मुझे यह पूछा जा रहा है कि मुझे जो है वो 1000 पेंसिलों की कीमत मालूम करनी है और मुझे एक पेंसिल की कीमत बता दी जाए तो फिर वो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, सेम कहानी यहां पर। अब मैंने एक का पता चला लिया कि अगर मेरे पास 1 मोल होगा KOH का तो K2SO4 कितना जो है वो मेरे पास प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर मेरे पास KOH के 0.25 मोल्स एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू K2SO4 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 0.125 जो है वो मेरे पास प्रोड्यूस जो है वो हो रहा है। इसी तरीके से फर्दर मोर हम लोगों ने क्या किया कि इन्हीं मोल्स को
मैथ के अंदर जो है वो चेंज करना है, तो हम लोगों ने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास मौजूद है, पुट कर दिए। मोलर मास में K2SO4 का मालूम करूंगा, दिस केम आउट टू बी 174। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने पुट किया, मैथ मालूम करना है, मैथ को वहीं पे रहने दें, इसको उठाकर दूसरी साइड पे ले जाए तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड द मैथ केम आउट टू बी 21.75 ग्राम्स। तो याद रख ले, दिस इज अ मैथ मैथ रिलेशनशिप, कि जहां पर मुझे एक चीज का मैथ दिया गया था और मुझसे दूसरी चीज का मैथ मालूम करने के लिए बोला गया था, दिस इज अ मैथ मैथ रिलेशनशिप। ठीक हो गया। सो एक एंड सेकेंड थिंग, अब हम लोगों ने वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग बी वाले कंपैरिजन के ऊपर जो है वो चलेंगे। 1 मिनट के लिए यहां पे वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और कोशिश करें कि आप ये वाला कंपैरिजन खुद करके जो है वो देखें। ठीक है, आप लोग क्या करने वाले हैं यहां पे कि KOH और H2O, KOH रेशो H2O, KOH के कितने नंबर ऑफ मोल्स आपको नंबर यहां पे नजर आ रहे हैं 2, तो आप लोग यहां पे 2 लिख देंगे। और वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं 2, तो वो भी आप लोग यहाँ पे 2 ही जो है वो प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर KOH के 2 मोल्स होंगे तो वाटर के भी 2 मोल्स ही मेरे पास प्रोड्यूस होंगे, और मुझे तो क्योंकि 1 मोल और स्पेसिफिकली 0.25 के लिए वैल्यू निकालनी है, तो मैं अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका भी 1 मोल ही जो है वो बनेगा, लेकिन मेरे पास KOH के कितने मोल्स है, मेरे पास 0.25 मोल्स है, तो इसके भी 0.25 मोल्स ही प्रोड्यूस जो है वो होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही सीखा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एंड मास ओवर मोलर मास किस चीज के बराबर होता है, मास ओवर मोलर मास बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो मेरे पास वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.25, मैं इसको 0.25 को मल्टीप्लाई करूंगा एवोगैड्रोस नंबर के साथ, एंड दिस केम आउट टू बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट। ठीक है, सो दिस इज आवर लेक्चर फॉर टुडे, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की स्टिशियोमेट्री की, कि स्टिशियोमेट्री क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में। ठीक है, और मालूम कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसकी मदद से हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किया इस एग्जाम्पल को। कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल को आप खुद सॉल्व करके देखें इंशाल्लाह। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो देन फील फ्री टू आस्क। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, टिल देन ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।